यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क दिया था रिलेटेड टू अपील एंड रिवीजन। कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको। होप सो आप लोगों ने किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मुझे पता है तुम मुझे बड़ा गलत तो प्रूव कर ही देते हो। साथ साथ में आपको मैंने वो भी दिया था, क्या बोलते हो उसको, एक टेस्ट पेपर दिया था ट्रस्ट टॉपिक का, जिसमें ट्रस्ट टॉपिक का जो टेस्ट पेपर था वो टेस्ट पेपर भी आपको मैंने दिया था। तो चलिए एक काम करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे आज। ऐश्वर्या गुड मॉर्निंग। ऐश्वर्या मंकर, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो आज अपन कर लेंगे। एक बार टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, टेस्ट पेपर में 22 नंबर आया, वेरी गुड यार। 22 नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। 22 नंबर कितना, 25 मार्क का तो टेस्ट था। 25 का ही था ना? हाँ, 15 और 10, 25 का टेस्ट था, उसमें 22 आ गया। दैट इज वेरी नाइस। बट थोड़ा प्रेजेंटेशन वगैरह पे ध्यान देना। हाँ, प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान देना। जब आप एग्जिट टैक्स के वगैरह क्वेश्चन करते हो तो कैसे आपने वो कैलकुलेट किया एक्रिएटेड इनकम, उस पर ध्यान देना। तो उसमें वो एक एग्रीकल्चर इनकम वाला पॉइंट था ना, वो थोड़ा ऐसे एंटिक पॉइंट था। ऐश्वर्या, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और 4 में देखना आप लोग, मैंने उसमें दे रखा है उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। एक्सप्लेनेशन मतलब जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें मैंने देख रखा है कौन कौन सी इनकम 115 बीबीआई से टैक्सेबल होती है, तो वो एक बार आप देखना, ठीक है। चलिए, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहली अपील जो होती है दैट इज कॉल्ड जॉइंट कमिश्नर अपील या फिर सीआईटी अपील। आप दोनों में से एक जगह अपील डालोगे, या तो जेसी अपील या सीआईटी अपील। जेसी अपील या सीआईटी अपील, आप जेसी अपील में कहां पे जाते हो? जेसी अपील में आप जब जाते हो, कब जाते हो? तो जेसी अपील में जाने के लिए आपको जो या तो एओ का ऑर्डर है, एसीडीसी आईटीओ का, मीन जेसी से लोअर लेवल के बंदे का ऑर्डर है, इंटीमेशन है, रेक्टिफिकेशन है, मतलब पेनल्टी ऑर्डर है, कोई भी ऐसा ऑर्डर है जो जेसी से लोअर लेवल के बंदे का ऑर्डर है, उसके केस में आप जेसी अपील में जाते हो। बाकी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील में जाओगे। अब एक बात समझना, जेसी सीआईटी अपील में अपील फाइल करने का टाइम लिमिट है वो 30 डेज होता है। जिस दिन आपको डिमांड नोटिस मिल गया उसके 30 डेज में चले जाइए। लेकिन अगर मान लो कोई असेसमेंट से रिलेटेड केस नहीं है, पेनल्टी से रिलेटेड केस नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में जब भी आपको डिमांड नोटिस छोड़ के आपको जो ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जाओगे। उसके बाद में यहां पे एक और पॉइंट था कि सीआईटी अपील में आप जा सकते हो अगर ऑर्डर वेयर असेसी डिनाई हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर द एक्ट। अगर कोई असेसी ये बोलता है कि मैं इनकम टैक्स एक्ट में मेरी लायबिलिटी ही नहीं है टैक्स भरने की, तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो कहां जाता है? सीआईटी अपील में जाता है। उसके बाद में जो फॉर्म होता है 35, उसके साथ में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील है, वो आपको लगाना पड़ता है। उसको पूरे को मेमोरेंडम ऑफ अपील बोला जाता है। वो ऑर्डर पास करेंगे विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील वाज फाइल्ड, बट दैट इज ए पॉसिबल। उसके बाद हमने आईटेट अपील पढ़ा था। आईटेट में नॉर्मली बेंचेस लगती है। जो सिंगल मेंबर बेंच है, अगर 50 लाख से ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, मींस आपका जो असेस्ड इनकम है, आपका जो इनकम है वो अगर मान लो 50 लाख तक की है, तो उस पर्टिकुलर केस में टोटल इनकम असेसी का 50 लाख तक है, तो सिंगल मेंबर बेंच है वो केस को सुनती है। अदरवाइज उससे ज्यादा है तो डिवीजन बेंच, मतलब 2 मेंबर की बेंच होती है। अगर कहीं पे कोई ऐसा क्रूशियल मेंबर है, तो क्रूशियल मैटर है, तो वहां पे स्पेशल बेंच का गठन होता है, जिसमें 3, 5, 7, 9 मेंबर होते हैं। दैट इज अ स्पेशल बेंच। आईटेट अपना जजमेंट है वो 4 साल में देगी फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील वाज फाइल। फॉर्म नंबर 36 होता है, यहाँ पे 60 डेज में अपील फाइल होती है। आईटेट में कौन से ऑर्डर जाते हैं? जेसी अपील का ऑर्डर आया, या सीआईटी अपील का ऑर्डर आया, या फिर एओ का ऑर्डर जो डीआरपी के डायरेक्शन से पास हुआ था, रिविजनल ऑर्डर 263 का आया, या कोई भी सीआईटी, पीसीआईटी, सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, डीजीआईटी, पीडीजीआईटी का ऑर्डर आता है, तो आप यहां पे जाएंगे। स्टे ऑफ डिमांड मिल सकता है? आंसर इज यस, आपको स्टे ऑफ डिमांड मिलेगा। और स्टे ऑफ डिमांड है वो आपको कितने टाइम का मिलेगा? तो नॉर्मली यहां पे 180 डेज का स्टे ऑफ डिमांड पहले आईटेट देता है, एक्सटेंड करके 365 डेज हो सकता है। लेकिन 365 डेज के अंदर अगर अपील रिजॉल्व नहीं होती है तो क्या स्टे ऑफ डिमांड वैकेट हो जाएगा? लॉ के हिसाब से तो हो जाएगा, लेकिन एक पेप्सी फूड्स का केस लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इसमें असेसी की गलती नहीं है, तो 365 डेज के बाद वो वैकेट नहीं होगा।
उसके बाद इन दोनों के बीच में पावर क्या थे, वो पावर के बीच में हमने डिफरेंसेस पढ़े थे। क्या एनहांस द असेसमेंट कर सकते हैं? जेसी अपील सीआईटी अपील कर सकता है, आईटेट नहीं कर सकता। रिड्यूस कंफर्म कैंसिल द असेसमेंट दोनों कर सकते हैं। रेफर बैक टू द एओ कर सकते हैं, आईटेट कर सकता है। उसके बाद में डीले को कंडोन है, मेक इंक्वायरी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है, दोनों कर सकते हैं। रिव्यू का पावर दोनों के पास नहीं है। एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील ले सकते हैं, आंसर इज यस ले सकते हैं। एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं, वो कुछ कंडीशन थी कि आपने दिया था उसने लिया नहीं, उसने मांगा था आपने दिया नहीं क्योंकि आपके पास था नहीं, उसने मांगा नहीं था आपने दिया नहीं था बट आप देना चाहते थे, या फिर आपको बिना अपॉर्चुनिटी दिए उसने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, तो एडिशनल एविडेंसेस सीआईटी अपील जेसी अपील ले सकता है। और आईटेट ले सकता है अगर आईटेट को लगता है कि वो एविडेंस बड़ा जरूरी है तो आईटेट ले सकता है। स्टे दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। अवार्ड दिला सकते हैं, मींस आगे वाले को कॉस्ट दिलाना, वो आईटेट दिला सकता है, सीआईटी और जेसी अपील नहीं दिला सकते। अपील को रिजेक्ट कर सकते हैं, आंसर इज यस, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने अपील फाइलिंग फीस पढ़ा था, ये तो सिंपल है। उसके बाद अपील टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो सिविल प्रोसीजर कोड से गवर्न होता है, इनकम टैक्स में उसके बारे में ज्यादा है नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवीजन। रिवीजन दो तरह के होते हैं, बॉसेस करते हैं, जो सीआईटी पीसीआईटी सीसीआईटी पीसीसीआईटी है। अगर उसके एओ ने कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है और वो ऑर्डर एरोनियस है, तो 263 में रिवीजन होता है। 263 का रिवीजन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वाज पास्ड है, वो हो सकता है। अगर आप 263 का ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप आईटेट में अपील में जाओगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था 264 का रिवीजन। ये 264 का रिवीजन एसएससी के फेवर में होता है, या तो ओन मोशन बॉसेस करते हैं, या फिर मान लो एसएससी ने अप्लाई किया 264 के लिए तो बॉसेस ये करते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया था। अब अपन कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। पार्शियल मर्जर, टोटल मर्जर क्या होता है कि जब मान लो किसी एक मैटर पे आप अपील में चले गए हो, तो क्या उस दूसरे मैटर पे एओ कुछ कर सकता है या फिर उसके बॉसेस कुछ कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं? आंसर इज 263 हो सकता है। 263 में ऐसा हो सकता है, पार्शियल मर्जर है। बिकॉज 263 में क्या होता है, अगर आप एक मैटर पे आगे चले गए हो तो दूसरा मैटर अभी भी एओ के पास है और उसका बॉस जो है वो 263 कर सकता है। लेकिन यहां पे पार्शियल मर्जर था 263 में। 264 इज अ टोटल मर्जर। 264 है वो टोटल मर्जर होता है। टोटल मर्जर किसको बोलते हैं कि भैया अगर आप मान लो एक बार सीआईटी अपील जेसी अपील के पास चले गए हो तो फिर आप 264 में नहीं जा सकते, या फिर आप 264 में चले गए हो तो आप फिर सीआईटी अपील के पास नहीं जा सकते। दैट इज कॉल्ड टोटल मर्जर, मींस आपका ऑर्डर टोटली मर्ज हो जाता है आगे वाले के साथ में। यहां पे आपको मैंने सिखाया था लास्ट वाले में, देखिए कि यहां पे टोटल मर्जर का सिद्धांत लगता है 264 में, क्योंकि अगर आप एक भी मैटर के लिए अगर आप आगे चले गए सीआईटी अपील में तो फिर आप यहां पे नहीं जा सकते। दिस इज कॉल्ड योर टोटल मर्जर। रिट पेटिशन क्या होता है? रिट पेटिशन का मतलब होता है करके, ठीक है, रिट पेटिशन का मतलब होता है जब आप हाई कोर्ट में डालते हो या सुप्रीम कोर्ट में डालते हो, सीधा आप जैसे आपके साथ कोई नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हुआ, तो उस पर्टिकुलर केस में जो हाई कोर्ट में डालते हैं उसको अपन बोलते हैं रिट पेटिशन करके, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पेटिशन, एसएलपी करके। जब हाई कोर्ट में जाते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके साथ कुछ गलत हुआ, आकाश अल्केश आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो आपके साथ गलत हुआ, कुछ नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में डालोगे, दैट इज कॉल्ड रिट। और जब सुप्रीम कोर्ट में डालते हो उसको बोलते हैं एसएलपी, दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन। तो एक तो होता है रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है एसएलपी। और ये रिट पिटीशन और एसएलपी है, इन दोनों को पीआईएल बोला जाता है अगर वो मान लो पब्लिक के लिए है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है करके, ठीक है। एक बात समझना, अगर मान लो कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर कोई चीज होती है ना तो फिर उसको पीआईएल बोला जाता है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे दिवाली में पटाखे चलाने चाहिए नहीं चलाने चाहिए। अब एक बात समझना, मान लो कुछ ऐसे एनजीओज है जिन्होंने बोला दिवाली में पटाखे नहीं चलाने चाहिए, तो उन्होंने मान लो सीधा यहां पे क्या किया, हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट डाली या सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली, उसी को पीआईएल बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है ना, तो आपका जितना खर्चा होता है, मतलब एडवोकेट का खर्चा वगैरह है, वो गवर्नमेंट से दिलवाते हैं, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, तो एडवोकेट का खर्चा वगैरह है वो गवर्नमेंट बेयर करती है, दैट इज कॉल्ड पीआईएल करके, ठीक है। चलिए अब अपन आज आगे पढ़ते हैं और सबसे पहले अपना टारगेट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक टॉपिक और आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आ जाइए सब लोग सीधा आपकी बुक में पेज नंबर 82 पे, और देखिए पेज नंबर 82 पे क्या दे रखा है।
तो पेज नंबर 82 नहीं 84 पे, सॉरी 84 पे कॉन्सेप्ट दे रखा है 158A, दैट इज कॉल्ड स्पेशल प्रोविजन फॉर द अवॉइडिंग रेपिटेटिव अपील। ये कॉन्सेप्ट क्या है ना, आप एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में, बट अगर आपने बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो भाई साहब आपको समझ में नहीं आएगा करके, ठीक है। तो आपको सबको बोर्ड पे ध्यान देना है, और अगर बोर्ड पे ध्यान दिया तो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, इधर देखिए सब लोग, हम चल रहे हैं एक सेक्शन पढ़ने, और उस सेक्शन का नंबर है 158A, दैट इज प्रोविजन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द रेपिटेटिव अपील। ये क्या होता है? तो प्रोविजन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द रेपिटेटिव अपील, ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो एक एसएससी है जिसका नाम है मिस गुंजन, मिस गुंजन तवारी, मेरे को लगता था पहले इसका नाम गुंजन तिवारी है, बट इट्स तवारी। तो एक एसएससी है जिसका नाम है गुंजन तवारी। अब हुआ क्या, गुंजन के केस में समझने की कोशिश करना, एक असेसमेंट ईयर 17-18 का एक केस है जिसमें एक्सपेंडिचर पी को एओ ने डिसअलाउड किया। एओ ने क्या किया? डिसअलाउड किया। एक्सपेंडिचर पी को एओ ने डिसअलाउड किया। एक बार में समझ लेना, वापस आप बोलोगे आप वापस समझा दो, मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। इधर देखिए, एक असेसमेंट ईयर 17-18 का है केस, गुंजन के केस में एक्सपेंडिचर पी है, ये खर्चे का नाम है, वो डिसअलाउड किया एओ ने। अब एओ ने डिसअलाउड किया तो गुंजन चली गई पहले सीआईटी अपील में, उसके बाद चली गई आईटेट अपील में, उसके बाद चली गई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और आज की डेट में इसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। आज की डेट में गुंजन का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। कौन से ईयर का? 17-18 का। तो 17-18 का केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गुंजन के केस में पेंडिंग है। इशू क्या है कि एक्सपेंडिचर पी अलाउ होना चाहिए या डिसअलाउड होना चाहिए। एओ ने डिसअलाउड किया था, गुंजन बोलती है अलाउ होना चाहिए। तो ये केस है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, और वहां पे ये केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। अब एक बात समझना, होता क्या है, अगले साल वापस असेसमेंट ईयर 18-19 में, अगले साल नेक्स्ट ईयर वापस यही केस आया एक्सपेंडिचर पी का। अगले साल वापस यही इशू आया, क्योंकि एक्सपेंडिचर पी हर साल होता है, हर साल एक्सपेंडिचर पी होता है। अगले साल वापस 19-20 में एक्सपेंडिचर पी की बात आई कि एक्सपेंडिचर पी। अगले साल वापस असेसमेंट ईयर 20-21 में एक्सपेंडिचर पी हो गया। अगले साल वापस 21-22 में एक्सपेंडिचर पी आया। तो हर साल एक्सपेंडिचर पी का मामला आ जाता है। अब हर साल क्या होगा, एओ क्या करेगा, एओ तो इसको डिसअलाउड कर देगा। एओ जो है, एओ बोलेगा ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है। एओ हर साल डिसअलाउड करेगा। अब एओ डिसअलाउड करेगा तो एसएससी को क्या करना पड़ेगा, एसएससी वापस सीआईटी अपील में जाएगा उसके अगेंस्ट में, वापस अगले साल के लिए आईटेट में जाएगा, वापस अगले साल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वापस। तो हर साल क्या होगा ना, ये रेपिटेटिव अपील आगे जाता रहेगा, रेपिटेटिव अपील आगे जाता रहेगा, जो कि सही नहीं है ना। अब एक बात बताओ, यहां पे एसएससी एक एप्लीकेशन करेगा एओ से, एसएससी एक एप्लीकेशन करेगा एओ से, एओ को हाथ जोड़ के बोलेगा कि सर एक बात बताओ, मेरा 17-18 का जो केस है उसमें इशू एक्सपेंडिचर पी को लेके है, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सर ये बाकी ईयर का जो इशू है एक्सपेंडिचर की पी का, वो आपके पास पेंडिंग है, एओ के पास पेंडिंग है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरी बात मानो तो आप मुझे ये लिख के दे दो कि जो भी मेरा केस में इस केस का जो जजमेंट आएगा, वो जजमेंट आप मेरे बाकी वाले ईयर्स पे भी अप्लाई कर दोगे। आप मुझे सिर्फ इतना वादा कर दो, आप लिख के दे दो कि जो भी इस केस में जजमेंट आएगा, वो जजमेंट
आप मेरे बाकी वाले असेसमेंट ईयर है उस पे भी आप अप्लाई कर दोगे, इस जजमेंट को आप इन ईयर्स पे भी अप्लाई कर दोगे। आप ऐसा मुझे लिख के दे दो तो यहां पे क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर आपको एक लिख के दे देगा कि आपका इस केस में जो जजमेंट आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल इशू है, तो इस केस में जो जजमेंट आएगा वो जजमेंट मैं तुम्हारे बाकी वाले असेसमेंट ईयर पे भी अप्लाई कर दूंगा। ऐसा अगर लिख के दे देता है एओ तो फिर आपको आगे वापस अपील में जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस ऑफ दिस रेपिटेटिव अपील। नहीं तो क्या होगा, रेपिटेटिव अपील होगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा लिखवाना जरूरी क्यों है? ऐसा लिखवाना जरूरी इसके लिए है कि एक बात बताओ, यहां पे एओ डिसअलाउड करता है एक्सपेंडिचर, एओ हर साल डिसअलाउड करेगा। देखो लिखने के बाद भी एओ करेगा तो डिसअलाउड, लिखने के बाद भी एओ जो करेगा करेगा तो डिसअलाउड करेगा ना, एओ करेगा तो डिसअलाउड। लेकिन मान लो इंडिया में क्या होता है, जजमेंट बड़े लेट आते हैं। मान लो जजमेंट आया असेसमेंट ईयर 32-33 में, और वहां 32-33 में बोला कि एक्सपेंडिचर पी है, इसका जो जजमेंट आया वो असेसमेंट ईयर मान लो 32-33 में आया, और उसमें बोला कि एक्सपेंडिचर पी है वो अलाउ होना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपके जितने भी ये ईयर है उन हर साल में ये तो डिसअलाउड हुआ है। अब आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन क्या है अलाउ करवाने का? कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन होता है रेक्टिफिकेशन कराने का, और रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट होता है 4 साल। तो आप क्या करोगे, लास्ट के 4 साल का तो रेक्टिफिकेशन करा लोगे, उसके पहले का क्या कराओगे? भाई यहां तो 15 साल से इशू चल रहा है, 15-20 साल हो गए, 15-20 ईयर्स हो गए जब से एक्सपेंडिचर पी डिसअलाउड होता है। तो इसके लिए आपको क्या करने का, पहले एओ से लिखवा के ले लेने का, और एओ जो है वो लिख के दे देगा अंडर सेक्शन 158A, और एओ ऐसा लिख के देता है कि सर डोंट वरी, आपका इस केस का जो जजमेंट आएगा वो जजमेंट मैं इन केसेस इन ईयर्स पे भी अलाउ मतलब एप्लीकेबल कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। तो अगर वो लिख के दे देता है तो फिर आपको आगे अपील में जाने की जरूरत नहीं है, और जनरली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा लिख के दे देते हैं। अब एक बात समझना, जैसे इसका जजमेंट आया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का और बोला एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड है तो उस पर्टिकुलर केस में, तो आपके केस में ऑलरेडी डिसअलाउड हो चुका है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट मान लो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्सपेंडिचर पी जो है वो आपका अलाउ होगा, तो फिर एओ ने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपका इन ईयर्स में भी अलाउ कर दूंगा, तो एओ फिर क्या करेगा, इन ईयर्स में भी आपको एक्सपेंडिचर पी क्या करेगा, अलाउ कर देगा। एक्सपेंडिचर पी है वो एओ क्या करेगा, अलाउ कर देगा। यहां पे इन ईयर्स में भी एओ फिर अलाउ कर देगा, अगर उसने लिख के दिया था अंडर सेक्शन 158A करके। अब एक चीज समझना, अगर मान लो एओ नहीं मानता, एओ बोलता नहीं नहीं मैं तो लिख के नहीं देता, तो कोई बात नहीं, फिर आप सीआईटी अपील में जाइए, और सीआईटी अपील में जाइए। सीआईटी अपील में जाने के बाद सीआईटी से ये रिक्वेस्ट करिए कि सर प्लीज आप लिख के दे दीजिए करके, ठीक है। सीआईटी अपील को जाके बोलिए सर प्लीज लिख के दे दे, तो सीआईटी अपील लिख के दे देगा। अगर सीआईटी अपील भी नहीं देता है तो फिर आईटेट में जाइए और आईटेट को बोलिए कि सर आप लिख के दीजिए करके, ठीक है। तो आप अपील आगे करके और फिर आईटेट तक जाके और आईटेट को जाके बोलिए कि मुझे लिख के दीजिए, तो ये लोग आपको लिख के दे देते हैं। नॉर्मली इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आइडेंटिकल इशू है, सेम इशू है, और सेम इशू पे आप ही के केस में जब केस पेंडिंग है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ऐसा एओ लिख के दे देता है जो 158A में दे रखा है। एक बार आप रीड कर लीजिए। डन पीपल।
डन पीपल? जब अलाउ हो जाएगा एक्सपेंसेस तो तब से मॉडिफिकेशन करेगा रिटर्न की मॉडिफिकेशन नहीं होगा, आपका असेसमेंट ऑर्डर चेंज होगा सर, आपका असेसमेंट ऑर्डर चेंज होगा। दर्शन ऐसा नहीं होता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, यहां क्लियरली दे रखा है कि सीआईटी अपील, जेसी अपील, आईटेट है या आईटी अथॉरिटी जो है वो आपको लिख के देंगे कि भाई हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए बोलिए डन, एक बार इसको बोलिए डन। मेरे ना वर्ड्स पे ध्यान दोगे ना तो आप एकदम एग्जैक्टली कैच कर पाओगे। एक तो है ना, आप लोग, मेरे को बड़ा बुरा लगता है आप मोबाइल हाथ में रख के और पढ़ाई करते हैं। आई डोंट नो मतलब कैसी पढ़ाई है ये करके। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ चैट कर रहे हैं लेक्चर के बीच में, वो चैट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं, एंड उनको लगता है कि सीए फाइनल इज दैट इजी। दैट इज नॉट इजी। एंड मैं बता दूं, डीटी को जो पढ़ना है ना, वो सिर्फ पेपर 7 के लिए नहीं पढ़ना, पेपर मतलब क्या बोलते हैं 5 के लिए नहीं पढ़ना है आपको, पेपर 6 के लिए, पेपर 4 नंबर, हाँ 4 के लिए नहीं पढ़ना, आपको पेपर नंबर 6 के लिए भी पढ़ना है। बिकॉज 6 का अगर आप देखोगे जो केस स्टडी आई है, हर केस स्टडी में डीटी है, हर केस स्टडी में डीटी। मैं जस्ट कल मतलब गो थ्रू कर रहा था, जब मैं देख रहा था आपका मतलब जो आईसीआई ने दिए है केस स्टडी आईसीआई की वेबसाइट पे, और आईसीआई की वेबसाइट पे जो केस स्टडी दी है उसमें मैंने देखा तो स्टूडेंट को कितने लेवल पे टेस्टिंग उन्होंने की है, कौन से अच्छे लेवल पे टेस्टिंग की है, तो गजब लेवल की टेस्टिंग की है उन्होंने। गजब लेवल की मतलब आपको काफी चीजें आनी चाहिए और आपको ढंग से आना चाहिए करके, ठीक है, आपको ढंग से आना चाहिए। जब मैं स्टडी में कल देख रहा था फाइनल का जो इंटीग्रेटेड बिजनेस केस स्टडी है, तो उसका मैं केस स्टडी नंबर 2 देख रहा था, दैट इज रिलेटेड टू द स्टार्टअप, और स्टार्टअप से रिलेटेड ये केस स्टडी है। तो उन्होंने मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे जहां पे ऑब्वियसली अपन ने तो क्लास में अच्छे से उसको डिस्कस किया हुआ है हर चीज को। जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछा है, देखिए कि ग्रोफाइन हैज इशूड इक्विटी शेयर टू इंडिविजुअल हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर एट अ प्राइस ऑफ 50, 10 रुपए का शेयर 50 रुपए पे इशू किया है। व्हाट आर द इनकम टैक्स इंप्लीकेशन फॉर द सेम फॉर द ग्रोफाइन, व्हाट इज द सच टैक्स कॉमनली एंड पॉपुलरली नोन एज, कि मार्केट में उसको बोलते क्या है वो भी आपको बताना है। एंड अंडर विच सर्कमस्टेंसेस कैन ग्रोफाइन क्लेम द एग्जेम्पशन फॉर सच टैक्सेस करके, ठीक है। मतलब उन्होंने एक बड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम किया है। अब अगर आपका डीप नॉलेज नहीं है डीटी का, डीप नॉलेज मतलब आपने अगर जैसे ये जो है ये एंजल टैक्स से रिलेटेड है, आपको पता है 56 to 10 करके मैंने आपको एक सेक्शन बताई थी, सॉरी 56 to 7B करके एक सेक्शन बताई थी, जिसमें ये बताया था कि अगर मान लो कोई ऐसे स्टार्टअप है, वो अगर आपको शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे और उसको एंजल टैक्स बोलते हैं, मैंने बोलते टाइम भी वहां लिखा कहीं नहीं था बट मैंने बोलते टाइम बोला था कि मार्केट में इसको एंजल टैक्स बोलते हैं, तो आपको मैंने बताया भी था। तो एंजल टैक्स कहीं दे नहीं रखा बट इन्होंने क्वेश्चन में फ्रेम करके पूछा है, तो आप अगर देखोगे करके, ठीक है, तो इसका जब आंसर देखोगे तो आंसर में सब चीजें वही वाली है। जो आंसर टू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप देखोगे उसमें ये लिखा हुआ है कि अंडर क्लॉज नंबर 7B ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 वेयर कंपनी नॉट बीइंग कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड रिसीव प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन कंसिडर, यहाँ पे लिखिए, देखिए क्या दे रखा है कि दिस इज नोन एज द एंजल टैक्स, इसको एंजल टैक्स बोला जाता है। उसमें पूरे ये सब चीजें मैंने कॉम्पैक्ट में बता रखी है कि अगर मान लो स्टार्टअप होता है तो वो क्या क्या इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मैंने छोटा छोटा कर करके मस्त एकदम मैंने दिया था कि नॉर्मली डीटी में तो नहीं आएगा बट यहाँ पे देखो ये चीजें आ सकती है कि वो मोटर व्हीकल में नहीं कर सकते, यॉट नहीं खरीद सकते, एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते अगर 10 लाख से ज्यादा का है तो ये सब चीजें मैं बताऊं ना, इसमें मैं बताऊं तो क्या होता है ना कि यू हैव टू स्टडी मतलब अच्छे से आपको इन डिटेल, बिकॉज आपका पेपर नंबर 6B है, क्योंकि इन केस स्टडी से ये समझ में आता है कि आपका डीटी का बेस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप पेपर नंबर 6 है उसको भी अटेंड करोगे। क्योंकि देखो क्या होता है एग्जामिनर के लिए बड़ा इजी है कि हर जगह पूछ लेने का टैक्सेबिलिटी क्या आएगी तो आपको बताओ, वो सबसे इजी क्वेश्चन है करके, ठीक है। तो ऐसी केस स्टडीज है, काफी अच्छी है केस स्टडीज। मैंने ज्यादा तो देख नहीं पाया मैं अभी तक पूरा, बट आई विल ट्राई टू चेक एक बार सभी, जितनी भी फ्री हो जाऊंगा मैं उसके बाद ये जितनी भी केस स्टडीज आईसीआई ने दी है आई विल चेक इट। और हर केस स्टडी में डीटी तो है ही है, ये बात पक्की है कि डीटी का हर जगह ओपन बुक रहेगा ये एग्जाम, या ओपन बुक रहेगा, आप कॉम्पैक्ट लेके जा सकते हो। चलिए अब अपन पढ़ते हैं एक सेक्शन 158AB, और मेरे को इसमें आपका सहयोग चाहिए। मतलब आप अगर यहां पे है ना, क्योंकि मैं जो चीज बताने वाला हूं 158AB इज नॉट दैट इजी, तो आप प्लीज यहां पे अपना ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है, पूरा ध्यान दीजिए।
जिनेंद्र बोल रहा है सर अगर हमारी अपील अभी आईटेट में पेंडिंग है ना कि हाई, तो ये नहीं होता 158 है। 158 है तभी होगा जब आपकी अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। चलिए, ऑल पीपल पे अटेंशन। बट आपने डीटी अच्छे से रिलीजियसली किया है, टेस्ट पेपर वगैरह किया है, जैसा मैंने बोला है वैसा किया है, आपके लिए काफी एकदम केक वॉक हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा दोनों चीजें। चलिए, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। इधर देखिए 158 ए बी करके जो सेक्शन है वो क्या बोलती है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। गाइस समझने की कोशिश करना, बिकॉज प्रोसेस है, इसलिए एक बार कहीं आपका मिस हो गया तो ये समझ में नहीं आएगा, तो एक बार ध्यान दे देना 100%। आप जैसे एक बात समझना, या तो एसएससी के केस में एक एसएससी है, या एनी अदर पर्सन के केस में, या तो एसएससी के केस में या एनी अदर पर्सन के केस में। एसएससी में ले लेता हूं, मान लो यहां पे कि एसएससी है एक गुंजन, एक एसएससी गुंजन है, और अदर पर्सन में ले लेता हूं जैसे पायल, पायल है वो अदर पर्सन है। एसएससी के केस में या अदर पर्सन मतलब गुंजन के केस में हुआ क्या, एसएससी के केस में या गुंजन के केस में, गुंजन के केस में या पायल के केस में, एसएससी या कोई और पर्सन के केस में, अगर मान लो आईटेट का जजमेंट आया, आईटेट का जजमेंट आया या फिर हाई कोर्ट का जजमेंट आया, मिस आईटेट का जजमेंट आया या फिर हाई कोर्ट का जजमेंट आया, और आईटेट का जजमेंट या हाई कोर्ट का जजमेंट है वो फेवर में था, फेवर ऑफ एसएससी, मतलब एसएससी के फेवर में था। आईटेट का जजमेंट आया या हाई कोर्ट का जजमेंट आया और वो इन द फेवर ऑफ एसएससी है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हुआ क्या, असेसमेंट ईयर 17-18 का एसएससी के खुद के केस में या किसी और पर्सन के केस में आईटेट या हाई कोर्ट का जजमेंट आया जो कि एसएससी के फेवर में था, और फिर जब एसएससी के फेवर में था तो डिपार्टमेंट कहां चला गया, डिपार्टमेंट अपील में चला गया, डिपार्टमेंट गया हाई कोर्ट में, आईटेट के अगेंस्ट में आया होगा तो, और हाई कोर्ट के अगेंस्ट में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में, डिपार्टमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज ये केस पेंडिंग है। समझना होता क्या है, जैसे मान लो एक इशू था, इशू कुछ भी इशू ले सकते हैं, जैसे एक इशू था दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर क्यू को लेके, क्या एक्सपेंडिचर क्यू अलाउ होना चाहिए या नहीं अलाउ होना चाहिए, वो एक इशू था। अब हुआ क्या, एक एसएससी के केस में या तो गुंजन के केस में या किसी और पर्सन पायल के केस में आईटेट या हाई कोर्ट का जजमेंट आया, एसएससी के फेवर में था, डिपार्टमेंट चला गया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और डिपार्टमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, आज केस पेंडिंग चल रहा है, मतलब आज जो केस है वो पेंडिंग है, ठीक है। अब एक बात समझना, होता क्या है, किसी और ईयर के लिए, किसी और साल के लिए, जैसे असेसमेंट ईयर 1920 के केस में, गुंजन के केस में मतलब एसएससी के केस में हुआ क्या, सीआईटी अपील का ऑर्डर आया, सीआईटी अपील का ऑर्डर आया। गुंजन के केस में हुआ क्या, सीआईटी अपील का ऑर्डर आया या फिर जेसी अपील का ऑर्डर आया, तो जॉइंट कमिश्नर अपील या सीआईटी का ऑर्डर आया गुंजन के केस में, या फिर आईटेट का ऑर्डर आया। अब एक बात समझना, समझने की कोशिश करना, सीआईटी अपील, जॉइंट कमिश्नर अपील, आईटेट का ऑर्डर आया, और ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर भी इन द फेवर ऑफ एसएससी है, एसएससी के फेवर में है, एसएससी के फेवर में। अब मुझे एक बात बताइए, और मैटर सेम है, सेम मैटर है, बट एसएससी के फेवर में है, तो एसएससी के फेवर में है तो लॉजिकली सोचिए यहां पे डिपार्टमेंट अपील में जाएगा, और डिपार्टमेंट अपील में कहां जाएगा, अगर सीआईटी अपील या जेसी अपील का ऑर्डर आया तो डिपार्टमेंट आईटेट जाएगा, या आईटेट का ऑर्डर आया तो डिपार्टमेंट है वो हाई कोर्ट जाएगा। और बेटा आईटेट कितने टाइम में जाना पड़ता है, सीआईटी अपील जेसी अपील का ऑर्डर आया उसके 60 डेज में, और अगर मान लो बात करते हैं कि आपको हाई कोर्ट जाना है तो 120 डेज में। एक चीज समझा रहा हूं, वापस से समझना, इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं। हुआ क्या,
एक एसएससी है गुंजन या कोई और पर्सन है पायल, उनके केस में एक इशू है एक्सपेंडिचर क्यू, और एक्सपेंडिचर क्यू को लेके आईटेट हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, आईटेट या हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जजमेंट रहेगा जो एसएससी के फेवर में था। डिपार्टमेंट ऑलरेडी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है। अब आदित्य सेम ही इशू पे, मतलब इशू सेम है, सेम इशू है करके, इशू इज सेम करके, सेम इशू, सेम इशू पे एसएससी के केस में क्या हुआ कि सीआईटी अपील, जेसी अपील या आईटेट का ऑर्डर आया और वो भी एसएससी के फेवर में है, तो डिपार्टमेंट को कहां जाना पड़ेगा? डिपार्टमेंट सीआईटी अपील का ऑर्डर आया कि तो आईटेट जाएगा या हाईकोर्ट जाएगा, अगर आईटेट का आया तो। अब एक बात समझना, यहां पे डिपार्टमेंट का एक कॉलेजियम बना है और कॉलेजियम ये डिसाइड करेगा, जो कॉलेजियम है वो कॉलेजियम ये डिसाइड करेगा। कॉलेजियम में कौन होते हैं? एटलीस्ट 2 सीसीआईटी करके, ठीक है, 2 सीसीआईटी या पीसीआईटी या सीआईटी की टीम रहती है, कॉलेजियम है, और वो कॉलेजियम ये डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे कि अभी इस जजमेंट के अगेंस्ट में अभी हम आईटेट हाईकोर्ट में नहीं जाएंगे, मतलब अभी हम आईटेट या हाईकोर्ट में अभी हम नहीं जाएंगे, इस जजमेंट के खिलाफ हम अभी आईटेट या हाईकोर्ट में नहीं जाएंगे। और वो एक एसएससी से पूछते हैं, एसएससी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बोलो, एसएससी को पूछते हैं कि आप बोलो, तो देखो हमारे खिलाफ, मतलब डिपार्टमेंट के खिलाफ जजमेंट आया है सीआईटी अपील या जेसी अपील का या आईटेट का, और आपके केस में या किसी और पर्सन के केस में सेम इशू पे ऑलरेडी केस पेंडिंग है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर आप हमको अलाउ करो तो हम आईटेट में या हाईकोर्ट में अभी नहीं जाते हैं। और एसएससी बोलता है ठीक है यार अभी मत जाओ, हम आईटेट में या हाईकोर्ट में तब जाएंगे जब इस केस का जजमेंट आ जाएगा, इस केस का जजमेंट आ जाएगा, इस केस का जजमेंट आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? आईटेट या हाईकोर्ट में जाएंगे। अब एक बात समझना शीनम, यहां पे इस केस का जजमेंट आ गया और मान लो इस केस का जजमेंट है वो एसएससी के फेवर में आ गया, तो डिपार्टमेंट नहीं जाएगा कहीं पे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ऑर्डर बने हुए हैं वो किसके फेवर में है? एसएससी के फेवर में, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो इस केस का जजमेंट है वो जजमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में आ गया, डिपार्टमेंट के फेवर, डिपार्टमेंट जीत गया, तो डिपार्टमेंट अगर उस केस में जीत गया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? यहां पे जो है फिर कहां जाएगा? आईटेट या हाईकोर्ट में चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर वो तो टाइम एक्सपायर हो गया होगा ना 60 डेज या 120 डेज का, इसीलिए तो ये सेक्शन बनाई है। तो ये लोग एसएससी से परमिशन लेते हैं एज वेल एज द हाई कोर्ट या आईटेट से परमिशन लेते हैं और उनको बोलते हैं कि अब हम नहीं आ रहे अपील में, हम अपील में आएंगे जब उस केस का जजमेंट आ जाएगा। भाई उस केस का जजमेंट आ जाएगा, उस केस का जजमेंट आ जाएगा, उस केस का जजमेंट आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? आपके पास अपील में आएंगे। तो समझिए, एक बार मैं वापस इस प्रोसेस को समझा रहा हूं। होता क्या है, कोई एसएससी है जिसका नाम है गुंजन एंड पायल कोई दूसरा पर्सन है, मतलब एसएससी या किसी और पर्सन का केस है, वो आईटेट या हाईकोर्ट में पहले था, उसका जजमेंट आ गया एसएससी के फेवर में, डिपार्टमेंट ऑलरेडी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और ये एसएससी के फेवर में था तो डिपार्टमेंट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, ऑलरेडी यहां केस पेंडिंग चल रहा है। अब एसएससी के केस में एक जजमेंट आया सीआईटी अपील, ज्वाइंट कमिश्नर अपील या आईटेट का, जो कि एसएससी के फेवर में है, तो डिपार्टमेंट को आईटेट या हाईकोर्ट जाना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट यहां पे आईटेट हाईकोर्ट अभी नहीं जाता। डिपार्टमेंट जो है वो आपका आईटेट या हाईकोर्ट अभी नहीं जाता, डिपार्टमेंट जो है वो आईटेट या हाईकोर्ट है वो अभी नहीं जाता, वो बोलता है हम इसका जजमेंट आएगा तब जाएंगे। अगर इसका जजमेंट एसएससी के फेवर में आ गया तो डिपार्टमेंट को जाने की जरूरत नहीं है, बट डिपार्टमेंट के फेवर में आया तो डिपार्टमेंट भाग के जाएगा, कहां पे जाएगा? आईटेट और हाईकोर्ट, और आईटेट और हाईकोर्ट क्या करेंगे? फिर अपना जो है वो जजमेंट है वो डिपार्टमेंट के फेवर में दे देंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, ऑल पीपल पे अटेंशन, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सेक्शन 158 AB करके देखिए। इन केस ऑफ द एसएससी और एनी अदर पर्सन, मींस एसएससी गुंजन या अदर पर्सन मींस पायल, A question of law for any assessment here is pending before jurisdictional high court, या तो jurisdictional high court मतलब वही वाली हाई कोर्ट जो उस स्टेट की है वहां पे पेंडिंग है, या सुप्रीम कोर्ट के केस पास पेंडिंग है।
अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आईटेट और हाईकोर्ट विच वॉज इन द फेवर ऑफ एसएससी और अदर पर्सन। जो ऑर्डर जो था वो एसएससी के फेवर में था, डिपार्टमेंट चला गया था कहां पे, ऑर्डर वॉज अगेंस्ट द डिपार्टमेंट। And in case of the SSC, the same question of law is decided by the Joint Commissioner Appeal, CIT Appeal और ITET Appeal। Same question है जो यहां पे JC Appeal, CIT Appeal या ITET ने दिया है। In the favor of SSC, वो भी SSC के फेवर में है। Then instead of filing appeal to the ITET High Court by department, the collegium may decide and inform the CIT, PCIT, मतलब बॉसेस को बोलेंगे कि अभी अपील फाइल मत करो। Not to file any appeal at this stage to the ITET और High Court, अभी अपील फाइल मत करो। बट कॉलेजियम में कौन होता है? कॉलेजियम मींस कंप्राइजिंग ऑफ द 2 or more CCIT, PCIT, CIT specified by the CBDT। Now next part, CIT, PCIT shall on the receipt of communication from the collegium direct the AO, मीन्स यहां पे जो बॉसेस रहेंगे वो एओ को बोलेंगे कि टू मेक एन एप्लीकेशन टू आईटेट और हाईकोर्ट इन द फॉर्म नंबर 88A within the 120 days from the date of receipt of JC order, CIT order or ITET order, stating that the appeal on the question of law arising in second case may be filed when the decision of the first case become the final। तो यहां पे वो बॉसेस बोलेंगे अपने एओ को कि तू एक काम कर, पहले आईटेट को और हाईकोर्ट को बोल दे, आईटेट और हाईकोर्ट को बोल दे कि हम अभी आपके पास नहीं आ रहे, हम तब आएंगे जब वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। जो पहला वाला केस है उसका जब जजमेंट आएगा तब हम आपके पास में आएंगे। लेकिन CIT, PCIT shall direct the AO to make application only if the acceptance is received from the SSC। अगर SSC acceptance दे देता है, SSC बोलता है हाँ ठीक है, तो ऐसा करेंगे। To the effect that question of law in the first case is identical and in case no such acceptance is received, the CIT, PCIT shall file the appeal to ITET High Court now only। अगर मान लो SSC बोलता नहीं नहीं मैं तो तुमको वहां पे भी देखूंगा, आओ अभी कभी करके, ठीक है, तो फिर बेचारे वो डिपार्टमेंट वाले अपील कर देंगे। When the question of law is decided by the High Court or Supreme Court in the first case in the favor of department, अगर डिपार्टमेंट के फेवर में आया तो CIT, PCIT may direct the AO to appeal to ITET High Court। Appeal to ITET should be filed within 60 days and High Court within 120 days from the date on which High Court Supreme Court order is received by the department। ठीक है, this is one section। Now next section is 268A, special provision by appeal by department। एक बात बताऊं, डिपार्टमेंट जो है ना वो अपील में छोटे छोटे केसेस में नहीं जाता। डिपार्टमेंट अपील में आईटेट में जा सकता है, हाईकोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सीआईटी अपील में सिर्फ आप जा सकते हो, सीआईटी अपील में डिपार्टमेंट नहीं जाता। तो डिपार्टमेंट अपील में कब जाता है ना, जब डिपार्टमेंट को लगता है कि बेनिफिट ज्यादा है, मतलब जो टैक्स बेनिफिट है, वो टैक्स इफेक्ट है, वो टैक्स इफेक्ट अगर 50 लाख से ज्यादा है तो डिपार्टमेंट आईटेट में जाता है। डिपार्टमेंट हाईकोर्ट में जब जाता है जब डिपार्टमेंट को लगता है कि उनको बेनिफिट होने वाला है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। छोटे छोटे लप्पू से केसेस के लिए जहां डिपार्टमेंट को लगता है 20,000 का फायदा हो जाएगा, उसके लिए वो नहीं जाते, डिपार्टमेंट नहीं जाता। तो सीबीडीटी ने एक मॉनिटरी लिमिट डिसाइड कर रखी है कि अगर मान लो डिपार्टमेंट सीआईटी अपील में हार जाता है तो डिपार्टमेंट आईटेट में तभी जाएगा जब डिपार्टमेंट को लगता है टैक्स इफेक्ट 50 लाख से ज्यादा है। डिपार्टमेंट अगर आईटेट में हार जाता है तो डिपार्टमेंट हाईकोर्ट तभी जाता है जब डिपार्टमेंट को लगता है टैक्स इफेक्ट डिपार्टमेंट को फायदा होने वाला है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट तो डिपार्टमेंट तभी जाएगा जब डिपार्टमेंट को लगेगा उसको फायदा 2 करोड़ से ज्यादा है, नहीं तो छोटे छोटे केसेस में नहीं जाएगा। टैक्स इफेक्ट का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट को फायदा कितना होने वाला है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि डिपार्टमेंट को फायदा कितना होना चाहिए, टैक्स का फायदा। टैक्स इफेक्ट का मतलब टैक्स का फायदा, कि टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वगैरह जो मिलने वाला है वो अगर 1 करोड़ से ज्यादा मिलने वाला है, 50 लाख से ज्यादा मिलने वाला है, 2 करोड़ से ज्यादा मिलने वाला है तो डिपार्टमेंट जाता है, अदरवाइज डिपार्टमेंट नहीं जाता। तो देखिए क्या दे रखा है, दिस सेक्शन एम्पावर CBDT to fix monetary limit to regulate appeal by department in the order to avoid the litigation in the small cases. As per this notification, the department can file appeal only in the tax effect is more than the following amount। अगर इससे ज्यादा है तो पहला, अगर आईटेट के पास वो तब जाते हैं जब मॉनिटरी लिमिट 50 लाख से ज्यादा है, मींस 50 लाख से ज्यादा का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए। टैक्स इफेक्ट का मतलब जो डिपार्टमेंट को बेनिफिट, उस इशू की वजह से बेनिफिट कितना होगा, अगर डिपार्टमेंट जीत गया तो उनको बेनिफिट कितना होगा, टैक्स कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो अगर 50 लाख से ज्यादा है तो डिपार्टमेंट जाएगा आईटेट में। 1 करोड़ से ज्यादा है तो हाई कोर्ट में, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो सुप्रीम कोर्ट में। अब एक और चीज समझना, अगर कोई हो सकता है आपके केस में डिपार्टमेंट जो है वो 1 साल आपके अगेंस्ट अपील में नहीं गया, फॉर एन एग्जांपल देयर मे बी पॉसिबिलिटी, जैसे ऐश्वर्या के केस में एक जजमेंट आया,
और ऐश्वर्या के केस में एक असेसमेंट ईयर में जजमेंट आया और सीआईटी अपील में ऐश्वर्या जीत गई, तो डिपार्टमेंट आईटेट नहीं गया। ये डिपार्टमेंट का पावर है, डिपार्टमेंट जाए आईटेट नहीं जाए, डिपार्टमेंट नहीं गया। तो ऐश्वर्या ऐसा नहीं बोल सकती, दूसरे साल मान लो डिपार्टमेंट आईटेट चला गया, तो ऐश्वर्या ऐसा नहीं बोल सकती कि आप लास्ट ईयर तो गए नहीं थे, इस बार कैसे जा रहे हो करके, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकती। क्या आप है ना, लास्ट ईयर तो गए ही नहीं थे, इस बार क्यों जा रहे हो अपील में। वो डिपार्टमेंट का लुकआउट है, डिपार्टमेंट की मर्जी है। बहुत बार मॉनिटरी लिमिट की वजह से हो सकता है लास्ट ईयर नहीं गए थे, इस बार डिपार्टमेंट को लगता है कि आईटेट जाना चाहिए, तो आपके केस में चले जाएंगे। तो लास्ट ईयर आपके केस में हो सकता है आप जीत गए सीआईटी अपील में, डिपार्टमेंट ने आगे अपील नहीं की, लेकिन अभी उन्होंने अपील कर दी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि डिपार्टमेंट ने पे अपील नहीं की मतलब आप जीत गए, वो मैटर डिपार्टमेंट ने मान लिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगले साल मॉनिटरी लिमिट ज्यादा है, डिपार्टमेंट चला जाएगा आईटेट में। या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते, या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते, या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मान लो जैसे दो लोग सेम इशू था, जैसे ऐश्वर्या के केस में, गुंजन के केस में सेम इशू था। अब हो सकता है दोनों के केस में सेम इशू था और ऐश्वर्या के केस में डिपार्टमेंट जो है वो आगे आईटेट में चला गया, गुंजन के केस में नहीं गया। तो गुंजन ऐसा नहीं बोल सकती कि आप ऐश्वर्या के केस में तो अपील में गए हो, आगे मेरे केस में आप मतलब आप उसके केस में तो अपील में नहीं गए, आप मेरे केस में अपील में क्यों जा रहे हो, ऐसा आप नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट टेल दैट टू द डिपार्टमेंट। ओके, तो देखिए क्या दे रखा है, तो देखिए, इफ डिपार्टमेंट हैज नॉट फाइल अपील एनी पर्टिकुलर इशू इन केस ऑफ द पर्टिकुलर एसएससी इन अ पर्टिकुलर ईयर, then it shall not stop the department from filing of appeal on the same issue in case of the same assessee in the another year or in case of the another assessee in any year करके, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट किसी केस में अपील में नहीं गया तो आप ये नहीं बोल सकते डिपार्टमेंट को अगले साल भी आप नहीं जा सकते, या फिर किसी और एसएससी के केस में आप नहीं जा सकते, डिपार्टमेंट का लुकआउट है। The assessee cannot contend that the department has agreed on the particular issue by not filing the appeal on such issues करके, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहां पे एक बात समझना, जो टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यस टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट शिनव, चलिए उसके बाद में कुछ केस लॉज दे रखे हैं। केस लॉज बहुत सारे दे रखे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, भाई साहब इतने सारे केस लॉज दे रखे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहला केस लॉ इज रिलेटेड टू द जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब एक बात समझना, कंपनी ने क्या किया, बायबैक किया, और कंपनी ने बायबैक किया, तो बायबैक के केस में क्या होता है आपको अगर याद रहेगा, तो एक सेक्शन होती है 115 QA करके, और 115 QA क्या बोलती है कि अगर आप बायबैक करते हो, तो अगर आपको याद रहेगा तो हमने पढ़ा था कि बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, इसके डिफरेंस पे कंपनी को 20% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है, प्लस 12% प्लस 4% अंडर सेक्शन 115 QA। तो अंडर सेक्शन 115 QA 20% प्लस 12% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द आपका 20% प्लस 12% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 23.296% है। इतना कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है 194 Q में। अब हुआ क्या, इतना टैक्स भरना है कंपनी को बायबैक के केस में। अब बायबैक के केस में इतना टैक्स भरना था, बट कंपनी ने क्या किया, टैक्स भरा ही नहीं बायबैक पे, कंपनी ने टैक्स भरा ही नहीं। कंपनी बोलती है बायबैक पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, काय का बायबैक पे टैक्स, तो कंपनी ने 115 QA में टैक्स नहीं भरा। अब कंपनी ने टैक्स नहीं भरा तो एओ ने क्या किया, एओ जो है वो एओ ने बोला कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा। एओ ने बोला कि आपको जो बायबैक है उस बायबैक पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा 23.296%, और एओ ने ऑर्डर बना दिया। अब एओ ने ऑर्डर बनाया, और एओ ने ऑर्डर बनाया तो इन्होंने जेनपैक्ट इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया, सीधा हाईकोर्ट में रिट डाल दी, सीधा हाईकोर्ट में रिट डाल दी, और हाईकोर्ट में चले गए, सीधा हाईकोर्ट में चले गए, और सीधा हाईकोर्ट में जाके बोलते हैं कि भाई ये एओ टैक्स लगा रहा है, बायबैक में लगना ही नहीं चाहिए हमको करके, बायबैक के में काय का टैक्स, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो पहले तो हाईकोर्ट ने बोला कि भाई तुम यहां पे क्यों आए हो, सीधा हाईकोर्ट में क्यों आए हो, जब इनकम टैक्स में रेमेडीज अवेलेबल है कि तुम सीआईटी अपील में जाओ, तुम आईटेट में जाओ, उसके बाद हाईकोर्ट में आओ ना, तुम सीधा हाईकोर्ट में ऐसे कूद मार के एकदम हाईकोर्ट क्यों आ गए, तुम सीआईटी अपील में जाओ। तो एसएससी ने बोला सीआईटी अपील में कैसे जाए, सीआईटी अपील में तो तब जाते हैं जब आपका असेसमेंट ऑर्डर आता है। भाई आपका असेसमेंट ऑर्डर होता है, आपकी इनकम बढ़ती है, हमारी इनकम थोड़ी बढ़ी है। हमारे केस में तो इशू ये है कि बायबैक पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और ये एडिशनल टैक्स है, कोई इनकम टैक्स नहीं है। भाई एक बात बताओ, एक तो होता है इनकम,
एक तो हो गई आपकी इनकम, और इनकम पे टोटल इनकम जो होती है उस इनकम पे टैक्स लगता है, आपका असेसमेंट ऑर्डर आता है, उसके अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील जेसी अपील में जाओगे, आप सीधा वो एसएससी बोलता है कि इसलिए हम सीधा हाईकोर्ट आ गए, क्योंकि सीआईटी अपील में ऐसा है कि भाई आपका कोई असेसमेंट ऑर्डर है जिसमें आपकी असेस इनकम चेंज हुई है, हम तो बोल रहे हैं बायबैक में टैक्स ही नहीं लगना चाहिए। अब आप बोल रहे हो बायबैक में टैक्स लगना चाहिए, तो फिर हाईकोर्ट ने उनको बताया कि नहीं, तो भी आपको सीआईटी अपील में जाना चाहिए, क्योंकि सीआईटी अपील में एक जगह ऐसा पॉइंट है, सीआईटी अपील में एक जगह ऐसा पॉइंट है जहां पे आप बोलते हो कि हम इनकम टैक्स में लायबल ही नहीं है इनकम असेस होने के लिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे 246A में एक पॉइंट होता है कि ऑर्डर वेयर असेसी डिनाई हिज लायबिलिटी टू असेस्ड अंडर द इनकम टैक्स। ऑर्डर वेयर असेसी डिनाइज हिज लाइबिलिटी टू असेस्ड अंडर इनकम टैक्स। असेसी जहां बोलता है कि मैं इनकम टैक्स में लाइबल नहीं हूं इनकम टैक्स में असेस होने के लिए, तो आप इस पॉइंट में फॉल कर पाओगे और आप सीआईटी अपील में जाओगे, वहां से उनको भगा दिया और बोला आप सीधा हाईकोर्ट नहीं आ सकते, आपको सीआईटी अपील जाना चाहिए। दैट इज द केस लॉ ऑफ द जेनपैक्ट। तो देखिए जेनपैक्ट के केस लॉ में क्या बोला हुआ है कि असेसी कंपनी बॉट बैक द शेयर बट नॉट पेड द टैक्सेस अंडर सेक्शन 115 QA। एओ पास द ऑर्डर 143(3) का and charged 20% tax under section 115 QA. Assessee directly filed writ petition to the High Court. Supreme Court held that any dispute on the determination of buyback tax under section 115 QA would fall within the ambit of an order against which assessee deny his liability to assessed under the act. Hence, appeal under section 246A of the CIT appeal against such order passed would also be maintainable. The company cannot directly file the writ. आप डायरेक्टली रेट फाइल नहीं कर सकते, आपके पास पावर है, आप सीधा सीआईटी अपील में जाइए, फिर आप आईटेट में जाइए, फिर आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आइए, सीधा ऐसे जंप करके और सीधा आप हाईकोर्ट नहीं आ सकते। दूसरा केस लॉ पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर करके 2012 बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। एक बात समझना, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आप कोई खर्चा लेना भूल गए, आप कोई खर्चा लेना है वो भूल गए करके, ठीक है, आप कोई खर्चा लेना भूल गए, ऐसा हो सकता है ना बहुत बार, जैसे एक्सपेंडिचर लेना भूल गए, तो क्वेश्चन ये आता है कि असेसमेंट में आप एक्सपेंडिचर के लिए बोल सकते हो एओ को कि सर है ना, देखो है ना, हमें ना गलती से एक खर्चा लेना भूल गए थे एक बिल का, प्लीज अलाउ कर दो ना असेसमेंट में। तो क्या असेसमेंट में एओ अलाउ करेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर आप कोई एक्सपेंडिचर लेना भूल गए, मतलब आप कोई फ्रेश क्लेम लेना चाहते हो, या आप कोई भी क्या बोलते हैं उसको, आप कोई भी ऐसा एडिशनल क्लेम लेना चाहते हो, तो आप एओ के सामने एक ही तरीके से ले सकते हैं, आप रिवाइज रिटर्न फाइल करके, ओनली रिवाइज रिटर्न फाइल करके ले सकते हैं, और बाकी कोई तरीका नहीं है, और बाकी कोई तरीका नहीं है। अगर एओ के सामने किसी खर्चे का क्लेम लेना है, फ्रेश क्लेम लेना है, एडिशनल क्लेम लेना है, तो यू हैव टू फाइल द रिवाइज रिटर्न, आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन सर क्वेश्चन यह आता है कि सर एक बात बताइए, यहां पे क्या हम सीधा अपीलेट अथॉरिटी के सामने दे सकते हैं या नहीं? मतलब अपीलेट अथॉरिटी मतलब सीआईटी अपील या आईटेट में जब हमारा केस चल रहा है, तो वहां पे एडिशनल क्लेम या फ्रेश क्लेम ले सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज यस, वहां पे ले सकते हैं। ऐसा इस बॉम्बे हाईकोर्ट में बोला है। बॉम्बे हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट में ये बोला है, बॉम्बे हाईकोर्ट है वो, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट में ये बोला है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, assessee can make the additional or new claim before the appellate authority. appellate authority के सामने आप ले सकते हैं, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट बोलती है। तो जैसे कोई खर्चा पहले क्लेम लेना भूल गए थे, तो बेटा अपीलेट अथॉरिटी के सामने आप ले सकते हैं, ऐसा पृथ्वी ब्रोकर के केस लॉ में बोला है। अपीलेट अथॉरिटी के सामने आप ले सकते हैं, which was not claimed by assessee in the return of income otherwise than by way of filing of revised return of the income। पहले आपने नहीं लिया था, अपीलेट अथॉरिटी के सामने आप ले सकते हैं करके, ठीक है। प्रणय रिट क्या होता है मैं ऑलरेडी आज बता चुका हूं, आपने लेट ज्वाइन किया क्लास का आज करके, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि रिट क्या होता है, एसएलपी क्या होता है, और साथ में पीआईएल क्या होता है, मैं ऑलरेडी सुबह बता चुका हूं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट केस लो 2019 का मद्रास हाईकोर्ट का केस लो है, रीता सभापति 2019 मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट। अब एक बात समझना, हुआ क्या कि एक डेट थी और उस डेट पे असेसी हियरिंग में नहीं गया, असेसी जो है वो आईटेट में हियरिंग में नहीं गया। हियरिंग की डेट होती है, असेसी हियरिंग की डेट में नहीं गया, डेट पे गया ही नहीं, हियरिंग थी, असेसी डेट पे नहीं गया। अब एक बात समझना, असेसी अगर हियरिंग में नहीं गया तो आईटेट ने अपना जजमेंट दे दिया, और आईटेट ने अपना जजमेंट जो है वो आईटेट ने जजमेंट दे दिया,
और जजमेंट कैसे दिया पता है तुमको? उन्होंने जजमेंट दिया एसएससी के अगेंस्ट में, सिर्फ इस वजह से कि एसएससी जो है वो हियरिंग में नहीं आया। एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा वापस से लॉजिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझना। एक हियरिंग की डेट थी और हियरिंग की डेट मान लो 15 तारीख है, आप 15 तारीख को नहीं जाते हो, वहां पे हियरिंग में नहीं जाते हो, वहां जजेस बैठते हैं, हियरिंग में आप आए नहीं, तो आप हियरिंग में नहीं आए, तो उसकी वजह से जजमेंट आपके अगेंस्ट में दे दिया। जजमेंट जो है वो आपके अगेंस्ट में दे दिया करके, ठीक है, जजमेंट आपके अगेंस्ट में दे दिया। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या आप हियरिंग में नहीं गए थे, सिर्फ उसको रीजन बना के और जजमेंट आपके अगेंस्ट में दिया जा सकता है क्या? तो यहां पे हाई कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है। देखो, आप केस का डिसीजन दोगे वो मेरिट बेसिस पे दोगे, आप चीजों को देखोगे, आप मेरिट बेसिस पे एनालिसिस करके और आप जजमेंट दोगे। सिर्फ आप ऐसा नहीं कर सकते कि एसएससी हियरिंग में नहीं आया इसलिए इसके अगेंस्ट में जजमेंट दे दो। भाई एसएससी हियरिंग में नहीं आया वो बात समझ में आती है, बट आप जब आप जजमेंट देंगे ना, तो जजमेंट आप मेरिट बेसिस पे देखेंगे। आप जजमेंट है वो मेरिट बेसिस पे देंगे। आप ऐसे जजमेंट, ऐसे एडॉक बेसिस पे ये जजमेंट नहीं दे सकते कि नहीं नहीं यार एसएससी तो हियरिंग में नहीं आया इसलिए हमने जजमेंट उसके अगेंस्ट में दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे, द आईटेट कैन नॉट डिसमिस द अपील विदाउट डिसाइडिंग द केस on its merit solely on the ground that SSC had not appeared in the appointed date of the hearing. ITET should not shirk its responsibility to decide a case on its merit. Cryptic order not touching the merit of the case would not give rise to any substantial question of law for the consideration by the high court. और बेटा एक बात बताओ, यहां पे अगर उन्होंने ऐसे ही जजमेंट दे दिया करके, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने ऐसा क्या बोलते हैं, उन्होंने जजमेंट दे दिया, डिसमिस कर दिया अपील, आप ऐसा नहीं कर सकते। एसएससी अगर मान लो हियरिंग में नहीं आया, आप जजमेंट देंगे वो मेरिट बेसिस पे देंगे, आप चीजों को एनालाइज करके और फिर आप जजमेंट दीजिए, जिससे कि क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो एसएससी हाई कोर्ट में जा सकता है, अदरवाइज क्या होगा, फिर एसएससी कहीं नहीं जाएगा। तो सिर्फ हियरिंग में एसएससी नहीं आया, उस बेसिस पे आपने जजमेंट दे दिया, वो एसएससी के खिलाफ दे दिया, आपने क्या कर दिया, डिसमिस कर दी उसकी अपील करके, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इस पर्टिकुलर केस में बोला था। चलिए एक और बहुत पुराना केस लॉ है, ये क्या बोलता है, अर्नेस्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड 2010 बॉम्बे हाई कोर्ट का, एज वेल एज लक्ष्मण दास भाटिया हिंगवाला प्राइवेट लिमिटेड 2011 दिल्ली हाई कोर्ट का। ITET does not have power to review or reappreciate the correctness of its earlier decision under section 254(2). It only have the power to rectify the mistake apparent while exercising the power of rectification under section 254(2). ITET can recall its order entirely if it is satisfied that it is prejudiced to as a result of the party which attributable to the ITET mistake, error or omission and the error committed is apparent। तो इन सिंपल सी बात यहां पे यह है कि क्या ITET है वो रिव्यू कर सकता है? आंसर इज नो, ITET रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लो उनके ऑर्डर में मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि यहां पे मिस्टेक है, ऑर्डर देख के पता चलता है कि यहां पे मिस्टेक है, तो उस पर्टिकुलर केस में ITET जो है वो ITET रेक्टिफिकेशन कर सकता है, रिव्यू नहीं कर सकता। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि भैया दूसरा व्यू देना, रिव्यू का पावर सिर्फ एंड सिर्फ हाई कोर्ट के पास में है और सुप्रीम कोर्ट के पास में, बाकी किसी के पास रिव्यू का पावर नहीं है, रेक्टिफिकेशन का पावर है। रेक्टिफिकेशन किसको बोलते हैं पता है तुमको? कि भैया आपको देख के लग रहा है, आपको देख के लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, दैट इज कॉल्ड मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड, तो वहां पे रेक्टिफिकेशन होगा। रिव्यू का मतलब तो क्या होता है कि दूसरा व्यू लेना, पहले कोई और व्यू लिया था अब आप दूसरा व्यू ले रहे हो करके, दैट इज कॉल्ड रिव्यू। तो रिव्यू का पावर है वो ITET CIT अपील के पास में नहीं है, लेकिन क्या हाई कोर्ट के पास में है? आंसर इज यस, ऐसा मेघालय स्टील में बोला है। तो देखिए क्या दे रखा है, मेघालय स्टील लिमिटेड 2015 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ब्रिंग a court of record has inherited power to review its own order. There is nothing in the Income Tax Act or Constitution of India precluding it's for doing the same. So High Court has an inherited power under the Income Tax Act 1961 to review an earlier order passed on merit. तो बेटा ये लोग क्या करते हैं, हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है ऑर्डर को, मतलब हाई कोर्ट ने पहले एक ऑर्डर पास किया था, हाई कोर्ट को लगता है कि ये ऑर्डर सही नहीं है, तो हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। लेकिन एक बात समझना, हाई कोर्ट भी जो रिव्यू करेगा ना वो कब करेगा, जब कुछ ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंटरेस्टिंग पार्ट का मतलब यहां पे ये होता है कि कोई ऐसी मतलब
मतलब बड़ी मिस्टेक है या ऐसा लगता है उनको कि ये जरूरी है, तब वो करेंगे। ऐसे छोटे छोटे, मान लो फॉर एन एग्जांपल माइनर मिस्टेक वगैरह है, तो उस पर्टिकुलर केस में रिव्यू नहीं होगा। या फिर जो डिसीजन पहले ऑलरेडी दे दिया है और रेपिटेटिव आप ओल्ड या पुराना आर्ग्यूमेंट वापस से आप दोहराना चाहते हो, तो रिव्यू नहीं करेगा। अदरवाइज हाईकोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो हाईकोर्ट जो रिव्यू करेगा ना, वो वहां पे करेगा जहां उसको लगता है कि नहीं यार कोई सब्सटेंशियल इशू है, और सब्सटेंशियल इशू है तो हाईकोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू वापस से कर सकता है। अदरवाइज रिव्यू का मतलब वापस से एक बार उसको सुनना, वापस से उसको जो है वो रिव्यू करना। तो रिव्यू का पावर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, बाकी किसके पास नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट रिव्यू कब करता है, तो देखिए यहां पे ये सुनील वासुदेवा एंड अदर्स करके एक केस लॉ है वर्सेस सुंदर गुप्ता एंड अदर्स 2019, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर वेयर द ग्राउंड फॉर द रिव्यूअर, ग्राउंड क्या है, कौन से बेसिस पे रिव्यू हो रहा है, क्यों रिव्यू हो रहा है। तो देखिए डिस्कवर ऑफ न्यू और इंपोर्टेंट मैटर, उन्होंने कोई ऐसा डिस्कवर किया है न्यू या इंपोर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पेटिशनर और कुड नॉट बी प्रोड्यूस बाय हिम। भाई पहले मान लो पेटिशनर के नॉलेज में ऐसी चीज नहीं थी और उसने कुछ ऐसा नया डिस्कवर किया है जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैटर है करके, एविडेंस है जो पहले नहीं था, और वो अगर वो प्रेजेंट करता है तो हो सकता है हाईकोर्ट क्या करे, वहां पे रिव्यू कर सकता है। दूसरा, कोई मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, अगर मिस्टेक दिख रहा है तो रिव्यू कर सकता है। या एनी अदर सफिशिएंट रीजन है, एनी अदर सफिशिएंट रीजन है तो वो रिव्यू कर सकता है। बट बेटा रिव्यू विल नॉट बी मेंटेनेबल इन द फॉलोइंग केसेस, रेपिटेशन ऑफ द ओल्ड और ओवररूल्ड आर्ग्यूमेंट। आप वापस वही आर्ग्यूमेंट लेके रिव्यू कर पे आए हो, आप रिव्यू पे वही आर्ग्यूमेंट लेके आए हो, पहले आपका जजमेंट आ गया, आपके खिलाफ आ गया, अब आप रिव्यू पिटीशन डाली, आपने बोला रिव्यू करो, वो रिव्यू कर रहे हो, वो ओल्ड वही आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हो जो पहले कर चुके हो। या फिर माइनर मिस्टेक ऑफ द इन कॉन्सिक्वेंशियल इंपोर्ट, मींस ऐसी कोई भी मिस्टेक है जिसका कोई लंबा इंपैक्ट होने वाला नहीं है, इनकॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट होने वाला है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका रिव्यू नहीं होगा। तो रिव्यू कब होगा, जब ऐसा कोई डिस्कवर हो जाता है, न्यू मैटर, न्यू एविडेंस आ जाता है तो रिव्यू होगा। या फिर कोई मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है या कोई सफिशिएंट रीजन है तो हाईकोर्ट रिव्यू करेगा। आप वापस पुराने ही गीत गाने वाले हो, वापस वहां जाके पुराना जो फैसला आ गया है उसी को वापस से अपने वही आर्ग्यूमेंट वापस रखने वाले हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो क्या करेगा, हाईकोर्ट है वो रिव्यू नहीं करेगा। चलिए उसके बाद एक केस लॉ है ए स्टेट एंड लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2019 का। इसमें क्या हुआ, एक बात समझना, देखो जब भी आप लोग हाईकोर्ट में जाते हो ना, या जब भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करती है पता है, उनका सबसे पहला काम होता है कि वो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। मींस आपको पता है कैसे होता है, जैसे आपने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाला या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाला, तो उनका पहले स्टेप ये होता है, पहले वो देखते हैं कि आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, और क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, और उसी क्वेश्चन पे फिर बात करेंगे, बाकी क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे। तो वो पहले क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करते हैं कि भाई आपके केस में ये क्वेश्चन है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन है वो ये है, और फिर उस क्वेश्चन पे वो लोग अपना जजमेंट देंगे। तो हमेशा आप अगर देखोगे जब भी हाई कोर्ट में केस जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट पहले क्या करता है कि आपका सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसको फ्रेम करते हैं वो लोग कि दिस इज द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये तुम्हारा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसको वो फ्रेम करेंगे और उसके बाद उन क्वेश्चंस पे वो लोग है वो अपना जजमेंट देंगे। तो हुआ क्या, एक एसएससी के केस में बिना क्वेश्चन को फ्रेम किए जजमेंट दे दिया हाईकोर्ट ने। तो क्या ये सही है, आंसर इज गलत। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसा नहीं कर सकता हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को क्या करना पड़ेगा, हाईकोर्ट जो है वो हाईकोर्ट को भैया यहां पे पहले क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ेगा और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे जजमेंट देना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन को फ्रेम किए सिर्फ आपके अपील के बेसिस पे, जैसे आपने अपील की तो अपील में आपने कुछ पूछा होगा तो इसी के बेसिस पे सीधा जजमेंट दे देना इज नॉट राइट। फर्स्ट दे हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन के भाई क्वेश्चन ये है और इन क्वेश्चंस पे उनको जजमेंट देना है। तो पहले क्वेश्चन का फ्रेमिंग होता है, तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग इज अ मैंडेटरी। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे बोला है while deciding an appeal, High Court cannot hear or decide on the case based on the question urged by the appellant. The court is obligated to formulate, ये mandatory है, to formulate the substantial question of law and decide on the case only based on this question formulated by itself.
मिस कोर्ट क्या करेगा, पहले सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको फॉर्मुलेट करेगा और उसके बाद उसका जजमेंट देगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो एसएससी ने क्वेश्चन पुट किया था उसी पे जजमेंट दे दिया, नहीं, पहले आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना पड़ेगा और क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद में फिर जो है वो आपको जो है क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद में फिर आपको जजमेंट देना पड़ेगा। अब एक बात समझना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होता क्या है, हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का टाइम लिमिट होता है, जैसे सीआईटी अपील में होता है 30 डेज, आईटेट में 60 डेज, हाई कोर्ट में 120 डेज, हाई कोर्ट में 120 डेज, ठीक है। अब हुआ क्या, एक एसएससी के केस में जजमेंट आया, एक एसएससी के केस में आईटेट का जजमेंट आया, तो आईटेट का जजमेंट आया तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए, कितने में, 120 डेज में। अब हुआ क्या, आप आईटेट में 120 डेज में गए ही नहीं, हाई कोर्ट में जो जाना चाहिए 120 डेज में जाना चाहिए, आप 120 डेज में नहीं गए। आप फॉर एन एग्जांपल आप डीले चले गए, बहुत लेट गए, अब लेट गए तो हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, अपील रिजेक्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर लेट गए, क्यों लेट गए थे, पता है, ये बोलते हैं कि आईटेट के पास हमारा एक रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का अपील पेंडिंग था, मतलब एक एप्लीकेशन पेंडिंग था। जैसे वापस से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चीजों को समझना। हुआ क्या आदित्य, एक आईटेट का ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर आया, आईटेट का। तो आईटेट का ऑर्डर आया, उसके अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट में अपील में जाओगे। हाई कोर्ट में अपील में जाने का टाइम लिमिट 120 डेज होता है। देखो सीआईटी अपील 30 डेज, आईटेट कितना 60 डेज, हाई कोर्ट 120 डेज और सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज होता है। तो आपका हाई कोर्ट में जाने का टाइम लिमिट है वो 120 डेज था, हाई कोर्ट में जाने का टाइम लिमिट 120 डेज था। अब आप 120 डेज में नहीं गए। अब रीजन क्या बता रहे हो आप, पता है कि सर आईटेट का जो ऑर्डर आया था ना उसमें कोई मिस्टेक था, कोई अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड, तो हमने मिस्टेक के लिए रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डाला था और वहां पे रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग था, इसके लिए हम हाई कोर्ट में लेट आए। क्या ये सफिशिएंट रीजन है जिसकी वजह से आपका डिले कंडोन किया जा सकता है? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये सफिशिएंट रीजन नहीं है। स्पिनाकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई एक बात बताओ, आईटेट का जजमेंट आया आपके पास, तो हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको 120 डेज में जाना था। आप 120 डेज में नहीं जाके और आप मान लो 300 दिन में जा रहे हो और आप ये बोल रहे हो, एक आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हो कि आईटेट के पास हमने कोई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डाली थी क्योंकि उनके ऑर्डर में कुछ मिस्टेक थी तो वो रेक्टिफाई करा रहे थे। अरे भाई, आप जो अगर क्वेश्चन था तो आप हाई कोर्ट में आ जाते और हाई कोर्ट में अपील फाइल करते टाइम आप लास्ट में नोटिंग में डाल देते कि हमारी इसकी एक एप्लीकेशन जो है वो आईटेट में ऑलरेडी पेंडिंग है रेक्टिफिकेशन के लिए, आप ऐसा नोटिंग कर लेते। आप इस वजह से लेट आए हो, ये सफिशिएंट रीजन नहीं है, आपकी अपील है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला करके, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा हुआ है, स्पिनाकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2018 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। Delay in filing appeal to the High Court on the ground that the appellant was seeking an alternate remedy under Section 254, rectification of mistake apparent from the record in ITET order is not acceptable and shall not be condoned. The appellant should have filed the appeal to High Court मेंशनिंग इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील। आप लिख के देते थे साथ में कि भाई हमारी एक जो अपील है वो वहां पे एक रेक्टिफिकेशन चल रहा है हमारा, तो वो लिख के दे देते। आप अपील लेट क्यों फाइल कर रहे हो करके, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, अपीलेंट शुड हैव फाइल्ड द अपील टू हाई कोर्ट मेंशनिंग इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील स्टेटिंग दैट एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर आईटेट एंड विच इज पेंडिंग एज ऑन द डेट, वो उस दिन पेंडिंग है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ये फोर्ट्रेल्जा डेवलपर एंड रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, ये अपन बाद में पढ़ते हैं, पहले अपन पढ़ते हैं सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सैप करके जो कंपनी है, सैप पता है ना, एसएपी, सैप में तो पता है सॉफ्टवेयर आता है सैप का। तो सैप का अभी 2023 का एक जजमेंट आया है। अब एक बात समझना, इसमें हुआ क्या, सैप फॉरेन का कंपनी है, सैप मतलब फॉरेन का कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाता है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग सैप यूज करते हैं, एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस है। अब एक बात समझना, इसमें क्या हुआ, आई थिंक ये सैप वही है या नहीं, आई थिंक मेरे को लग रहा है वही रहेगा करके, ठीक है। अब एक बात समझ, सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है वही कंपनी रहेगा जो सैप सॉफ्टवेयर वाली है, बट आई डोंट अवेयर। हाँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा वो है या नहीं है करके, ठीक है। नाम से तो वैसा ही लग रहा है। अब एक बात समझना, हुआ क्या, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है तो आप आईटेट तक जाते हैं, एंड बेटा क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ लॉ है
तभी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब एक एसएससी के केस में क्या हुआ, एक एसएससी के केस में क्या हुआ, एक एसएससी के केस में क्या हुआ, एक एसएससी के केस में क्या हुआ पता है आपको? नहीं, सैप लैब्स इंडिया लिमिटेड है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि सैप वो सॉफ्टवेयर वाली ये कंपनी है या दूसरी है, मैं ये पूछ रहा हूं करके, ठीक है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि यहां लैब्स हटाना है, लैब्स रखना है। सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, बट मैं ये बोल रहा हूं वो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है या दूसरी है, वो मुझे आइडिया नहीं है करके, ठीक है? चलिए अब इधर देखिए आप सब लोग इधर, अब देखिए, गूगल मत करिए, आप इधर देखिए, मेरे तो देखिए हुआ क्या। एक एसएससी है, उस एसएससी के केस में ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू है, मींस आर्म लेंथ प्राइस वगैरह जो निकालते हैं उसका इशू है, और वो आईटेट तक गया, आईटेट के बाद हाई कोर्ट में गया। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर एक बात बताइए, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ना वहीं पे जजमेंट देता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के पॉइंट पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर मान लो किसी का ट्रांसफर प्राइसिंग में आर्म लेंथ प्राइस सही से निकाला था या नहीं निकाला, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है भाई। वो जो क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है भाई। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है जिसमें आपको ये कैलकुलेशन वगैरह करना, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब क्वेश्चन यहां पे ये आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या हाई कोर्ट ये चेक कर सकता है क्या कि आपने जो आर्म लेंथ प्राइस निकाली थी वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से निकाली थी या नहीं, या आईटेट जो है वो आईटेट ने जो आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए जो मेथड सही फॉलो करना चाहिए, जो आपको 92 से 92F की जो सेक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग की फॉलो करनी चाहिए, क्या वो कर सकता है हाई कोर्ट या नहीं, या हाई कोर्ट का पावर ही नहीं है कि आर्म लेंथ प्राइस को देख ही नहीं सकता? क्योंकि ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का इश्यू हो गया, आर्म लेंथ प्राइस निकालना। राइट आंसर इज, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है। इसको बोला जाता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ किसको बोला जाता है? जहां पे लॉ और फैक्ट दोनों मर्ज है, जहां पे लॉ भी है और फैक्ट भी है, लॉ भी है और फैक्ट भी है, तो दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ। और यहां पे इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है, हाई कोर्ट ये चेक कर सकता है कि भैया आईटेट ने यहां पे आर्म लेंथ प्राइस सही निकाला है या नहीं, जो कंपेरेबल कंपनीज का एनालिसिस करना था वो सही से किया है या नहीं, ऐसा पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट आर्म लेंथ प्राइस को देखेगा ही नहीं, हाई कोर्ट आर्म लेंथ प्राइस को देखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट है वो आर्म लेंथ प्राइस को देख सकता है, वो ये भी चेक कर सकता है कि आपने जो कंपेरेबल कंपनीज का एनालिसिस किया था वो सही किया है या नहीं, आपने जो कंपेरेबल कंपनीज ली है वो सही से ली है या नहीं, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते टाइम जो मेथड फॉलो किया है वो सही से किया है या नहीं, वो सब हाई कोर्ट कर सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाई कोर्ट तो सिर्फ लॉ पे देगा, तो ये तो फैक्ट के क्वेश्चन हो गए, क्या आर्म लेंथ प्राइस निकालना है, ये नहीं, ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसमें फैक्ट भी साथ में है, हाई कोर्ट के पास ये पावर है, ये सब कर सकता है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, इसको एक बार आप रीड कर लीजिए। हाँ शीनम, ये जो पृथ्वी ब्रोकर एंड ओडिशा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। पृथ्वी ब्रोकर इज अ बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, एंड ओडिशा रूरल जो है वो एक दूसरी हाईकोर्ट का जजमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। बट इसमें मेरे हिसाब से जो ओडिशा वाले में सीआईटी अपील को बोला था कि सीआईटी अपील के सामने आप एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है। डन पीपल, चलिए बोलिए डन, चलिए बोलिए डन, बोलिए डन, डन डना डन डन। कल मैं जा रहा हूं मुंबई भाई साहब, आफ्टर 3 मंथ।
ये सब केस लॉ के नाम याद नहीं रखने, बट आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। यस, आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इस टॉपिक से मुझे ये लगता है 4 मार्क का मोस्टली केस लॉ आ सकता है एग्जाम में, मोस्टली केस लॉ आने का चांस बनता है। बोलिए डन। पायल बहुत बोलती है, हाँ पायल भगवानी, पायल भगवानी या भगवानी? चलिए, कल से लाइव नहीं होगी। क्यों लाइव नहीं होगी? तुमको लाइव अटेंड करना है तो कर लो, नहीं करना कोई बात नहीं। तुमको ऐसे भी लेक्चर तो मैंने बोला है ओपन दूंगा आज से। चलिए, ऐश्वर्या तू एक बार थोड़ा R&D कर बेटा, हर चीज इतना डिपेंड मत हो किसी पे। पायल सिंधी है, पायल हमारे शुभम सर की बहुत बड़ी फैन है ना। शुभम सर जो है, शुभम सर भी सिंधी है ना पायल, हमको पता है। चलिए चलिए, एक केस लॉ है, दैट इज द फोर्टेल्जा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, फोर्टेल्जा डेवलपर्स बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। एक बात बताओ मुझे, बड़ा सिंपल सा केस है। एक बात बताओ, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि एक एओ का ऑर्डर आता है और एओ के ऑर्डर में 4 मैटर थे, मैटर ए, मैटर बी, मैटर सी, मैटर डी। अब एक बात समझना, मैटर ए और बी को लेके एसएससी ऑलरेडी चला गया सीआईटी अपील में, सीआईटी अपील में चला गया। तो मुझे बताओ, एओ का जो बॉस होता है सीआईटी या पीसीआईटी या सीसीआईटी या पीसीसीआईटी, वो क्या इस सेम मैटर पे 263 कर सकता है क्या? सेम मैटर पे कर सकता है क्या 263? मुझे एक बात बताओ, यहां पे सेम मैटर पे क्या 263 कर सकता है या नहीं? मिस, जो आपका मैटर ए और बी है जो ऑलरेडी आगे अपील में जा चुका है, क्या उसी मैटर पे ये बॉसेज जो है ये 263 कर सकता है या नहीं कर सकता? राइट आंसर, नहीं कर सकता, सिर्फ सी और डी पे कर सकता है। दैट इज कॉल्ड, मैंने बोला था पार्शियल मर्जर का सिद्धांत, कि भैया जो मैटर ऑलरेडी आगे जा चुका है उसको टच नहीं कर सकते, बाकी वाले मैटर को कर सकते हैं। भाई जो मैटर ऑलरेडी आगे जा चुका है उस मैटर को टच नहीं कर सकते, बाकी को कर सकते हैं। ऐसा ही उन्होंने फोर्टेल्जा डेवलपर्स बॉम्बे हाईकोर्ट में बोला था करके, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, when the order of CIT appeal is a complete and the appeal is pending before the ITAT, आप ITAT में चले गए मान लो, CIT और PCIT मतलब बॉसेस precluded from the invoking section 263 for the revision of the very same matter decided by CIT appeal, मतलब जो मैटर CIT अपील ने डिसाइड किया है या वहां पेंडिंग है, इस मैटर को टच नहीं कर सकते। Accordingly, the High Court held that the order passed by the AO got merged with the order of CIT appeal. The very same issue, same मतलब issue, cannot be revised by the invoking 263. 263 जो है वो 263 लगा के आप सेम मैटर को इन्वोक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक बात बताओ, क्या आईटेट है वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है? पूरा बोल के, पूरा लाके और वापस से पूरा आईटेट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर दे? आंसर इज नो। आईटेट की औकात है सिर्फ रेक्टिफिकेशन करने की, आईटेट की औकात है सिर्फ रेक्टिफिकेशन करने की। रेक्टिफिकेशन कर सकता है, रिव्यू पूरा नहीं कर सकता। अगर आपको इश्यू है आईटेट के ऑर्डर से, आप हाई कोर्ट में जाइए करके, ठीक है। आईटेट अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता। तो देखिए क्या दे रखा है, can the power under section 254(2), that is rectification, be exercised by tribunal to recall an order and rehear the entire order on the merit? क्या वापस से पूरा एंटायर ऑर्डर जो है वो मेरिट पे वापस से रीहर्ड करे, वापस से सुने, वापस से नए तरीके से रिव्यू करे? आंसर इज नो। नो, आईटेट कैन नॉट कॉल इट्स ऑर्डर। आईटेट हैव ओनली पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक एज पर सेक्शन 254। If SSC not satisfied with the judgment of ITET, then he may file the appeal to the High Court. ITET not allowed to recall or reheard matter on which judgment already given by the ITET, except in case of the rectification of the mistake। जो है, अगर आपका rectification of mistake है तो ऐसा हो सकता है करके, ठीक है। मंकर, मंकर सबका भाई मंकर। चलिए, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर अपील एंड रिवीजन। आपको क्या करना है, अपील एंड रिवीजन के जब आप क्वेश्चन देखोगे तो नो डाउट क्वेश्चन देखते टाइम आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा लैंग्वेज वगैरह में, बट बेटा 4 मार्क का टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है। देखो, असेसमेंट के टॉपिक क्वेश्चन ईजी थे एज कंपेयर टू द अपील के क्वेश्चन, क्योंकि अपील में बहुत सारे केस लो। आप देखो ना, यहीं पे कितने केस लो अपन ने पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केस लॉ है सिर्फ एक ही टॉपिक में। 10 केस लॉ है
एक ही टॉपिक में। तो आज आप, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आज थोड़ा एफर्ट मारिए और एफर्ट मार के और जितने भी अपील के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिएगा करके, ठीक है। और बहुत सारे केस लॉ वाले क्वेश्चन है जिसमें ये केस लॉ के रेफरेंस आएंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। सर यहां सीआईटी अपील, जेसी अपील के अपील का ऑर्डर आ गया, उसके बाद आईटेट के बाद जा सकते हैं, क्या बोल रही हो तू? चलिए आज एक बार वापस आप क्वेश्चन ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो कल अपन डिस्कस करेंगे। जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाइए सब लोग एक टॉपिक पे जिसका नाम है मिसलेनियस प्रोविजन। आ जाइए एक टॉपिक पे जिस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 5, मिसलेनियस प्रोविजन। केस लॉ लर्न नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर में फर्स्ट समझाइए। हिमालय फर्स्ट पॉइंट ये था कि लाइक अगर मान लो कोई ऐसी चीज मिल जाती है, ऐसी चीज मिल जाती है। अच्छा पॉइंट पेज नंबर 83 पे एक तो है ना, ये लोग पूछते टाइम है ना ऐसा पूछते हैं करके, ठीक है, जो मतलब लाइक 1 घंटे मतलब वो जो ऑलरेडी हो चुका होता है। हाँ चलिए देखिए क्या दे रखा है ये पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट इफ द ऑर्डर ऑफ एओआई सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील देन सच ऑर्डर कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 263 बट 264 में नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना पार्शियल मर्जर और टोटल मर्जर। अगर मान लो आप एओ का ऑर्डर है, उस एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील में जा चुके हो तो भैया उस पे 263 हो सकता है दूसरे मैटर पे, बट 264 तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज 264 वाज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। 264 में जो है वो आपका 264 जो है वो आपका टोटल मर्जर था और 263 आपका पार्शियल मर्जर था। चलिए इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा है करके, ठीक है। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब उससे कोई ऐसे ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा है, छोटा सा कोई मिस्टेक है तो। चलिए आईटेट का पॉइंट नंबर 7 कौन सा था? अब आईटेट का पॉइंट नंबर 7 ये वाला, अरे ये वाला पॉइंट है आईटेट में पॉइंट नंबर 7। आईटेट में पॉइंट नंबर 7, आईटेट में पॉइंट नंबर 7 तो कोई था ही नहीं, 6 ही था। अच्छा ये वाला मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के भैया अगर मान लो ये वाला पॉइंट बोल रहे हो, ये वाला पॉइंट बोल रहे हो। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है कि अगर मान लो किसी ने अपील फाइल की तो दूसरी पार्टी के पास ये पावर है कि वो चाहे तो मॉको फाइल कर सकता है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कि भाई आपकी अपील क्यों सस्टेनेबल नहीं होनी चाहिए, तो आगे वाले मैंने उस दिन फॉर्म भी तो बताया था 36 से मॉको। चलिए रिवीजन वाले में आपको जो टॉपिक है इसमें 263 264 आपको याद रखना पड़ेगा। अपील की सेक्शंस आप याद नहीं रखोगे चलेगा, अपील्स की सेक्शन आप याद नहीं रखोगे चलेगा। रिवीजन की सेक्शन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। रिवीजन की सेक्शंस आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब आप लीजिए 10 मिनट का ब्रेक और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम चालू कर रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस प्रोविजन। मिसलेनियस प्रोविजन और मिसलेनियस प्रोविजन ये तो आपने ऑफिस में किया होगा यार। 269 SS और 269 T और 269 ST ये तो ऑफिस में कर रखा है। चलिए तो आप एक काम कीजिए, ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद में कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील का मतलब होता है दीदी अगर कोई वो ऑलरेडी अपील में गया है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील का मतलब होता है कि वो अपील में गया है। इन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ITET will the last fact finding authority। चलिए ऑडिट रिपोर्ट में था 269 SS और 269 T और 269 ST। तो चलो ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।